जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका पीसीएस एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनीष कुमार है और मैं जो है आपको एनसीईआरटी पढ़ाता हूँ। डेली आपको जो है एनसीईआरटी क्लास जो है आपको 8 बजे मिल जाती है, क्योंकि अभी ठंडी का जो है सीज़न चल रहा है, इसलिए जो है क्लास आपको 8 बजे प्रोवाइड की जाती है। अभी ठंडी जैसे ही ख़त्म होगी तो क्या होगी, आपको ये जो क्लास है आपको डेली 7 बजे सुबह मॉर्निंग में ही आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है एनसीईआरटी की जो प्लेलिस्ट में जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम लोग का जो है चैप्टर नंबर ये सेकंड है एनसीईआरटी क्लास 8 का। ठीक है। और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और आपको जो है हिस्ट्री समझने में दिक्कत होती है, तो आप एनसीईआरटी का सहारा ले सकते हैं। चाहे तो आप हमसे पढ़ लीजिए, या आप चाहे तो खुद भी पढ़ सकते हैं, या किसी अन्य टीचर से पढ़ सकते हैं। लेकिन आप एनसीईआरटी पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी जो है आपकी बेसिक फाउंडेशन है। ठीक है ना। आपने वो बीम सुना होगा ना, जो जो स्टार्टिंग में पढ़ता है, जिसे नींव कहते हैं, तो वो जो है काम करता है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में आपकी तैयारी का एक जो है महत्वपूर्ण पिलर है। आप एनसीईआरटी को स्किप ना करें। अगर आप पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। ठीक है। अगर आप वीडियो से देखेंगे तो वीडियो में क्या है कि आपको कम टाइम में अधिक से अधिक नॉलेज मिल जाएगी, और एक आपको एक तरीका मिल जाएगा कि कैसे पढ़ना है। ठीक है। तो हम लोग जो है इसमें एनसीईआरटी का क्लास 6 देख चुके हैं हिस्ट्री में, क्लास 7 भी देख चुके हैं, ये जो है क्लास 8 है। और क्लास 8 में हम लोग जो है चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ रहे हैं। अब इस चैप्टर नंबर सेकंड में क्या है, इसको हम लोगों ने पिछले 4-5 वीडियो में इसको देख लिया है। आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा, आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई गई हैं। ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे थे कि इस चैप्टर का मैं पूरा जो है मेन क्या है, एक बार मैं आपको जो इसका बैकग्राउंड फिर से बता देता हूँ। कि जो चैप्टर है इसमें जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जो इंग्लैंड से आई थी, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में आती है, और भारत में आकर किस तरह अपना प्रसार करती है उस चीज़ के बारे में, और वो जो है उसके प्रसार में यानी कंपनी के शासन में कौन कौन सी जो है परेशानियाँ देखने को मिलती हैं, उन चीज़ों को इस पूरे बुक में हम लोग को देखने को मिलेगा इन इस चैप्टर में। ठीक है ना। तो क्या होता है कि धीरे धीरे आपने पढ़ा कि जो है कंपनी पहले कहाँ आती है, तो बंगाल आती है। बंगाल के बाद फिर से सूरत में कब्जा करती है। मतलब बंगाल में धीरे धीरे ये लोग क्या करते हैं, मतलब भारत में ये लोग क्या करते हैं, अपना एंट्री करते हैं, और धीरे धीरे अपना जो है भारत में अपना प्रसार शुरू करते हैं। लेकिन यहीं से शुरू होता है, कहाँ से, बंगाल से। ठीक है ना। तो बंगाल की कहानी आपने सुना कि हम लोगों ने अभी पढ़ा इसके पहले कि जो है प्लासी का युद्ध। ठीक है। उसके बाद से 1757 में प्लासी का युद्ध, और 1764 में बक्सर का युद्ध। और दोनों युद्ध जो है बंगाल के जो नवाब थे वो अपने जो है युद्ध हार जाते हैं। और युद्ध हारने के बाद अब जाहिर सी बात है, जो कंपनी 2 युद्ध अभी नई नई आई है और उसने 2 युद्ध जीत लिया है, और 2 युद्ध जीतने के बाद क्या है, उसकी थोड़ी सी मनोबल हाई हो गई है। अब क्या कर रहे हैं वो लोग कि अब तक यहाँ से क्या कर रहे थे कि वो लोग जो है रेजिडेंट प्रोवाइड कर रहे थे। रेजिडेंट जैसे कि आप जो है आज के राज्यपाल से कंपेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है ना। तो वो जो रेजिडेंट था वो सूचना किसको देता था, तो उस कंपनी को। ठीक है ना। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट होते थे। तो वो कंपनी क्या करती थी, उस रेजिडेंट को वहाँ पर रखती थी, और वो रेजिडेंट हर चीज़ को जो है नज़र रखता था। इसको मैंने पिछली क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझाया है, आप वहाँ पर जाकर देख लें। फिर उसके बाद से आपको नेक्स्ट क्या है कि अभी जैसे देखिए, मान लीजिए नवाब जैसे होते थे, जैसे नवाब जैसे शासन कर रहे हैं, तो नवाब अगर शासन शासन में है, नवाब राजा है, तो नवाब से अगर परमिशन लेने के लिए फिर भी इन लोग को दिक्कत होती थी। लेकिन जब कुछ समय बाद जब इनको आर्थिक और समस्या देखने लगी, ठीक है, और इन लोग का और मन बढ़ता गया, ठीक है ना, तो इन्होंने क्या किया कि जो ये लोग जो नवाब यानी जो कठपुतली नवाब ये लोग जो बनाते थे ज़बरदस्ती वहीं के स्थानीय राजा को, उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, खुद ही क्या करते हैं, गद्दी पर बैठ जाते हैं और खुद ही नवाब बन जाते हैं। ठीक है ना। इसको भी हमने देखा, नवाब बनने के बाद इनको और क्या है, प्रॉब्लम देखने को मिलती है। फिर इसके बाद से जब ये लोग नवाब बनेंगे तो जाहिर सी बात है, इसके लिए क्या इन्होंने लाया, सहायक संधि लेकर आई, हड़प नीति लेकर आए। इन सारी नीतियों को भी हम लोग आगे पढ़ना है, इसको छोड़ना नहीं है। तो इसी में क्या है ना कि जब ये यानी जो अंग्रेजी कंपनी है जब ये अपना प्रसार कर रही होती है, तो इसी प्रसार के बीच इसका सामना होता है साउथ इंडिया के टीपू सुल्तान से। ठीक है। अब टीपू सुल्तान से क्या इसकी समस्याएं हैं, अब देखिए टीपू सुल्तान भी एक बहुत जो है एक महत्वाकांक्षी शासक था उस समय। ठीक है ना। जो मैसूर जो राज्य है वहाँ पर आपको जो है ये शासक मिला। ठीक है ना। तो फिर इससे जो है अंग्रेज टकराए, और अंग्रेज टकरा कर अब देखिए, अभी आपने उस रॉबर्ट क्लाइव के बारे में सुना, जो मात्र 18 साल का बच्चा था। ठीक है। 18 साल का लड़का था। ठीक है ना, एक युवा था। उसने क्या किया कि भारत पर आकर अपना बहुत बेहतरीन ढंग से प्रशासन किया और प्रसार कर दिया। ठीक है ना। पूरा क्षेत्र को इन लोगों ने जीता। अब एक तरह से समझिए, एक तरह से ईस्ट इंडिया क्या कर रही है कि एक ऐसे जो है रास्ते पर चल रही है जहाँ पर उसको चारों ओर जीत दिखाई दे रही है, और उसी बीच क्या होता है कि सामना होता है इस टीपू सुल्तान से।
जिसे शेर मैसूर कहते हैं। आप इसे याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि शेर मैसूर के नाम से किसको जानते हैं, तो टीपू सुल्तान को, ठीक है ना, क्योंकि मैसूर का सच में शेर था। और क्या है कि वो जो कंपनी बार बार जीतती जा रही है उसका सामना टीपू सुल्तान से होता है और टीपू सुल्तान से वो कंपनी हार जाती है। समझ रहे हैं, तो ये समस्याएं हैं। तो ये चीज़ को हम लोग देखना है, सारी चीज़ को हम लोग देखेंगे, उसको हम लोग आपको पढ़ कर बताते हैं, आपको समझाएंगे भी। आप जो है प्लीज़ अगर आप इस क्लास में आ चुके हैं तो आप क्या करें ना, इस क्लास के पहले जो है पहले वीडियो में जाए, लेक्चर फर्स्ट में, आप वहाँ से लाइन आएंगे ना, आप एक काम करिए ना, आप एक क्लास स्टार्ट करिए, एक वीडियो आपको 8 मिनट 10 मिनट का मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर उसके बाद इस क्लास के साथ हो जाइए, आपको हर क्लास आपको बहुत कम समय में बेहतर ढंग से प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। टीपू सुल्तान शेर ए मैसूर। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। यानी इसके पहले ये लोग क्या करते थे, जो अंग्रेज लोग, कि ये लोग जो है प्रत्यक्ष लड़ाई नहीं करते थे, ठीक है। ये लोग पहले जैसे कि वो अपने सहायक संधि का नाम सुना, कि सहायक संधि जो है सहायक संधि पर ये लोग क्या करते थे, साइन करवा लेते थे, और साइन कराने के बाद जब वो राजा का जो है जब ज़्यादा उस पर दबाव बढ़ जाता था तो ये लोग उससे राज्य छीन लेते थे, ठीक है। उसके बाद जब इन लोगों ने आर्थिक खतरा दिखा, मतलब इन लोगों को आर्थिक समस्याएं दिखी, तो इन्होंने क्या किया कि डायरेक्ट अटैक करना शुरू कर दिया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। हैदर अली, इसका शासनकाल कब से है, तो 1761 से 1782 तक है, और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान, इनका शासनकाल जो है 1782 से 1799 तक। शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। यानी जो दोनों शासक हैं ना, यानी जो बाप बेटे, ये काफ़ी ताकतवर थे, बहुत शक्तिशाली थे, और इन्हीं के जो है शासक में रहकर जो मैसूर राज्य था वो भी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया, ठीक है। समझ रहे हैं, यानी कंपनी क्या करती है कि इसका व्यापार व्यापार करती थी, ठीक है, यानी इस खरीदने आती है, लेकिन जब निर्यात होता है ना, किसका, जो है इन जो है मटेरियल्स का, तो क्या करता है ये टीपू सुल्तान, रोक देता है, ठीक है। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया। यानी क्या किया, कब कंपनी को वहाँ से जो है व्यापार अब नहीं हो पा रहा था, और जो कारोबारी जो लकड़ी, जो चंदन की लकड़ी, जो मसाले हैं जो कंपनी को बेच रहे थे, उन कारोबारियों को भी धमका दिया और कह दिया कि आप उस कंपनी को नहीं बेचेंगे, ठीक है। टिप्पू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। आप समझ रहे हैं इसने क्या किया। ये तो आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सिर्फ नहीं आई थी, उसके साथ में उसके पहले फ्रांसीसी कंपनी भी आ चुकी थी। तो वो जो फ्रांसीसी थे वो भी क्या थे, यूरोपीय थे, ठीक है ना। तो जो फ्रांसीसी कंपनी के जो उनका जो सेना हुआ करते थे तो वो लोग आधुनिक थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, उस आधुनिकता से अपने आप को मजबूत किया और जो है उस आधुनिकता को अपनी सेना में भी शामिल किया। यानी इसने क्या किया कि अपने सेना का मॉडर्नाइजेशन किया, ठीक है ना, यानी उसकी आधुनिकरण कर दिया। यानी सेना को आधुनिकरण का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए वो लोग भाला से मतलब वो वार कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, तो उनके हाथ में इसने क्या किया तो बंदूक दे दिया, बंदूक चलाने को सिखा दिया। समझ रहे हैं, यही मॉडर्नाइजेशन है, ठीक है। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। अब सोचिए, जो अंग्रेज दिन प्रतिदिन जो है दिन दुगुना और चार चौगुना जो है चार चौगुना की स्पीड से अपनी जो है विस्तार कर रहे थे, उसमें रुकावट कौन डाल देता है, टीपू सुल्तान। तो आपको पता है ना कि बड़े बड़े जो लोग होते हैं, तो जो छोटे लोग जब वहाँ से उभरते हैं तो इन लोग को बहुत तकलीफ होती है, जलन होती है। तो वही हुआ अंग्रेजों के साथ, अंग्रेज भी क्या हो गए, आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। यानी अंग्रेज को क्या लगने लगे, जो हैदर अली है, जो टीपू सुल्तान के जो पिता हैं, वो महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देने लगे इनके विस्तार से, ठीक है। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। समझ रहे हैं, यानी ये लोग क्या चाहते हैं, इसको कुचलना चाहते हैं, इन लोग को हटाना चाहते हैं, अपने रास्ते का रोड़ा मान रहे हैं। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। समझ रहे हैं, मैसूर राज्य से अंग्रेज 4 बार लड़ाई करते हैं, 1767 से 1769 तक, 1780 से 1784 तक, 1790 से 1792 और 1799 में।
श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज जो है पुराने जो है वोडिया राजवंश के हाथ में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा आपको, क्योंकि एनसीईआरटी में उतना दिया नहीं रहता है ना, क्योंकि वहाँ सिर्फ बेसिक नॉलेज आपको प्रोवाइड हो जाएगी, पूरा आपको सब कुछ डीपली नहीं मिलेगा। मैं बताता हूँ क्या है, जैसे कि मैसूर राज्य है, तो मैसूर में एक और जो है वंश रहते थे जिसका नाम क्या था, वोडियार। ठीक है ना, क्या नाम था उसका, नाम था वोडियार। तो उस वोडियार, अब जैसे मान लीजिए पहले क्या हुआ कि स्टार्टिंग में क्या किया इसने, टीपू सुल्तान ने, हैदर अली ने मिलकर अंग्रेजों को खदेड़ दिया, कई बार इन लोगों ने हराया है, लेकिन आखिरी जंग में जो है, मतलब देख रहे हैं ना यहाँ से कब से लड़ाई हो रही है, 1767 से। अंग्रेज 1767 से लड़ते लड़ते जीत इनको कब मिलती है, 1799 तक। समझ रहे हैं, इतने साल तक अंग्रेजों को क्या किया इन्होंने, धूल चटा कर रखा था बाप बेटे ने। फिर इन दोनों ने क्या किया भाई, अब जाहिर सी बात है, अब ये अंग्रेज जितना जो है आधुनिकरण नहीं थे, और आपको पता है कि षड्यंत्र हर जगह चलता है, तो वही सिस्टम है। तो उसकी वजह से मतलब कई कारणों की वजह से जो है टीपू सुल्तान और हैदर अली अंत में हार जाते हैं, प्रारंभ में नहीं हारते। प्रारंभ में ये लोग जीतते हैं, अंग्रेजों को खदेड़ भी देते हैं, लेकिन अंत में इन लोग की हार हो जाती है। इनको हार के होने के बाद क्या है कि कोई भी अगर शासक होता है तो उसके जो है विपरीत कुछ जो है तत्व होते हैं उसी राज्य में। ठीक है ना, जैसे जैसे कि हम लोग ने देखा मीर जाफर के साथ जो सिराजुद्दौला के साथ हुआ। ठीक है, जैसे सिराजुद्दौला को मार दिया गया, फिर उसके बाद से जो मीर जाफर था उसको बंगाल का नवाब बना दिया गया, उसी तरह से यहाँ भी हुआ, इस वोडियार को बना दिया गया। ठीक है, अब वोडियार को बनाकर क्या किया गया कि इस वोडियार पर सहायक संधि थोप दी गई। सहायक संधि समझ रहे हैं, इसका जो है वीडियो मैंने पिछली क्लास में बताया है बहुत अच्छे ढंग से, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है ना, सहायक संधि क्या है, सहायक संधि मैं अब आपको जो है थोड़ा सा और बता देता हूँ। सहायक संधि एक जो है क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई राज्य है, जैसे मान लीजिए अब क्या हुआ, जब ये यही जैसे मान लो मैसूर राज्य है, जब मैसूर राज्य में टीपू सुल्तान का राज्य खत्म हो जाता है, तो उस पर वोडियार बैठता है। ठीक है, वोडियार राजवंश जब बैठता है तो इस पर क्या करेंगे ये लोग, सहायक संधि जो है सहायक संधि जो इस पर थोप देंगे। सहायक संधि थोपने का मतलब इस पर क्या करेंगे, अपना इसमें एक अपना रेजिडेंट रख देंगे। अब रेजिडेंट क्या करेगा, हर चीज़ बताएगा, और इसमें क्या करेंगे लोग, तो जो ये अंग्रेजी कंपनी है इन लोग को जो है कुछ सेना दे देगी, और इस सेना का खर्च किसको उठाना होगा, इस वोडियार राजवंश को। अब धीरे धीरे ये जो है क्या होगा कि ये धीरे धीरे उसी में क्या करेगा, दबता चला जाएगा, और दबते दबते एक दिन ऐसा होगा उस पर बहुत ज़्यादा आर्थिक जो है कर्ज हो जाएंगे, इसको चुकाना जो है उस राज्य के बस में नहीं होगा। फिर अंत में इस पर शासन कौन करेगा, फिर यही अंग्रेज लोग करेंगे। ठीक है, यही बात है। टीपू की कुछ कहानियाँ दी गई है। राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से भी बनती थी। प्रचलित किस्सों में उनकी ताकत का खूब यशगान किया जाता है। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहाँ एक शेर उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया, किसकी, टीपू सुल्तान की, और कटार भी जमीन पर गिर गई। फिर भी टीपू ने निहत्थे इस शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ले। अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। इसी के बाद से उन्हें शेर मैसूर कहा जाता है। उनके राजसी झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती थी। यानी जो है जो है टीपू के बारे में कुछ बातें कही जाती है, इसीलिए उनको जो है टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता है। क्योंकि ये जो है मतलब एक बार जंगल में गए थे। पहले आपको पता है कि प्राचीन समय में जो है जो भारतीय लोग थे, जो राजा महाराजा होते थे, वो लोग कहाँ जाते थे, जंगलों में शिकार करने, क्योंकि उन लोगों को थोड़ा सा वो मनोरंजन का साधन बना हुआ था। तो उसी में जाते हैं ये टीपू सुल्तान, और वहाँ पर इस शेर को मार देते हैं। ठीक है, तो वही कहानी है। तो ये आप यहाँ से टीपू सुल्तान के बारे में आप जो इस पूरे वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग कहाँ से देखेंगे, इसके अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में, तो मराठों से लड़ाई से। अब देखिए क्या हो रहा है, धीरे धीरे आपको दिख रहा होगा ना कि अंग्रेज कैसे प्रसार कर रहे हैं अपना। यानी वो जो छोटे से जो कंपनी जो व्यापार करने आई थी, वो व्यापार करते करते क्या करती है, अपना प्रसार करने लगती है। अब वो क्या करेगी, मराठों से लड़ेगी। ठीक है ना, इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की में जो है आज क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।